हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आज हम आपको फिजिक्स के नेक्स्ट पार्ट के विषय में बताने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था आवेश के बारे में, इनके प्रकार के बारे में, फिर इसके बाद कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ये 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आवेश, आवेश के प्रकार और कूलाम का नियम। आज हम आगे आते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कूलाम के नियम में, क्या पढ़ा था कूलाम के नियम में, कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F जो होता है वह क्या होता है, F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, जहां पर ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। लेकिन अब बात आती है, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर क्या था कि यह निर्वात में रखा गया था। इन दोनों आवेश जो थे, दो आवेश यानी एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, ये दोनों R मीटर की दूरी पर एक दूसरे से निर्वात में रखे गए थे। किस में रखे गए हैं, निर्वात। निर्वात मतलब जहां पर वायु न हो, जहां पर वायु न हो, निर्वात में रखे गए थे। तो निर्वात में रखे होने के कारण इनका यह जो लगने वाला कूलाम का बल है वह कितना आया, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ε0 क्या है हमारा, निर्वात की विद्युतशीलता। अब बात आती है कि यदि यही निर्वात में न हो करके ये दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे गए हों, क्या रखे गए हों, किसी माध्यम में रखे गए हों, तो उन पर लगने वाला बल क्या होगा। अब आइए हम समझते हैं कि यहां पर क्या है कि निर्वात में अगर लगने वाला बल कितना हमारा बताया हमने, Q1/4πε0 यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। लेकिन यहां पर निर्वात की बात थी। अब बात आई कि यहां पर अगर कोई माध्यम रख दिया गया, यानी कोई किसी माध्यम में ये दोनों आवेश रख दिए गए हों, तो उस अवस्था में क्या बल लगने वाला बल क्या होगा। अब मान लेते हैं कि माना सपोज दैट, यानी सपोज दैट करते हैं कि माना दोनों आवेश Q1 Q2 R मीटर की दूरी पर, Q1 और Q2 एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर किसी माध्यम में रखे हैं, किसी माध्यम में रखे हैं, किसी माध्यम में रखे हैं। यानी बात क्या आ गई कि निर्वात की जगह क्या हुआ है, वहां पर माध्यम आ गया, कोई भी माध्यम आ गया, चाहे वायु आ गया, चाहे जल आ गया, चाहे सोना आ गया, चाहे कोई धातु आ गई, कुछ भी आ गया, यानी कोई माध्यम रख दिया गया, तो उस अवस्था में बल क्या होगा। उस अवस्था में हम देखेंगे तो बल F अगर जो बल लगने वाला बल है वह क्या होगा, Fm, यहाँ यम क्या है, माध्यम, कोई भी माध्यम आ गया है, तो Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, क्या बताया हमने, ये निर्वात में रखा था और यहां पर क्या रख दिया गया, ये माध्यम में, किसी माध्यम में रख दिया गया, तो Fm इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो यहां पर देखिए दो, यानी अगर हम 1 में 2 की भाग दे दें, यानी इक्वेशन नंबर 1 में 2 की भाग दे दें, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से भाग देने पर, तो हम क्या लिखेंगे, F अपान Fm,
क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान क्या है 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो देखेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/4π से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 नीचे बचेगा। एप्सिलॉन क्या होगा ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन 0 नीचे बचेगा। तो यहां पर हम देखेंगे या एफ अपान FM इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। ये हमारा नया फॉर्मूला निकल के आ गया। आया बच्चों समझ में? फिर से देखते हैं। क्या हमने बताया कि हमने अभी कूलाम के नियम में पढ़ा था कि निर्वात में यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखे हुए निर्वात में रखे हों तो उन पर लगने वाला बल क्या होगा F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। लेकिन यही आवेश ये दोनों आवेश 4 मीटर की दूरी पर निर्वात में रहकर कोई कहां रखे गए हो किसी माध्यम में रखे गए हो। माध्यम वह या तो जल हो सकता है या तो वायु हो सकती है या फिर कोई धातु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस माध्यम में अगर लग दिया गया है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा Fm इक्वल टू 1/ε इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से भाग दे दें तो F अपान Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहां से हम निकल के आएगा निष्कर्ष क्या निकल के आएगा कि F/Fm इक्वल टू एप्सिलॉन 0 r। क्या आएगा एप्सिलॉन 0 r। अब अगर हम बात करें यानी इससे स्पष्ट क्या होता है, अगर हम इस फार्मूले को आधार पे देखें तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। यहां देखिए ये क्या है एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन 0 हमने पहले ही बताया है कि क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है। अब अगर हम निष्कर्ष निकालें इस इक्वेशन से अगर निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों ध्यान से देखिएगा। यहां पर निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता अपान निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता इक्वल टू क्या है यहां देखो एप्सिलॉन अगर हम देखें तो एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता इक्वल टू क्या हो जाएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या हो जाएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसी को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं परावैद्युतांक। अगर अब हम यहां मान लें सपोज दैट परावैद्युतांक तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन r हो जाएगा। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन की मात्रा निकालें हो जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। ये फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है। अब हम देखते हैं ध्यान देखिएगा कि अब हम यहां से देखते हैं कि अब देखिए ये एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। अब इस एप्सिलॉन का मान यानी एप्सिलॉन का मान किसमें रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4π। अब देखिए वहां पर क्या था एप्सिलॉन था तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। यहां लिख देंगे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन
आर इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि अगर हम यहां पर देखें कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर है, अपान आर स्क्वायर है, तो यहां पर देखिए केवल ये देखिएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं एफ एम इसको, इसके बच्चे क्या लिखते हैं यप, यहां क्या बचा है एप्सिलॉन आर अपान एप्सिलॉन आर, ये एक और फॉर्मूला निकल गया। ठीक है बच्चों, आया समझ में? फिर देखते हैं तो क्या हो गया हमारा कि माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता बराबर आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी परावैद्युतांक हो गया। तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 इसको एप्सिलॉन आर, तो यहां से एप्सिलॉन इसको निकल जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। अब हम क्या बात करते हैं कि एप्सिलॉन का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने को, तो इक्वेशन नंबर अगर 2 हम देखें तो एफएम इसको क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन के स्थान पर हमने क्या दिया एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर क्या होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं यफ लिख सकते हैं, क्या होता है यफ होता है, तो यफ अपान एप्सिलॉन आर यानी एफएम इक्वल टू एफ अपान एप्सिलॉन आर, यानी कहने का मतलब माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल और परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज है, क्या बताया फिर से कि माध्यम में लगने यानी अगर कोई दो आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हैं तो उस पर लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल तथा परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर अगर अब बात आती है कि एप्सिलॉन आर यानी परावैद्युतांक कोई भी हो सकता है, कोई भी होता है, तो यहां पर अगर हम धातु मान लें, कोई मान ले धातु, यदि परावैद्युतांक क्या हो धातु, परावैद्युतांक क्या हो धातु, अगर परावैद्युतांक धातु होगा तो उसके लिए परावैद्युतांक धातु होगा तो एप्सिलॉन आर का मान जो एप्सिलॉन आर होगा वह क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा, वह क्या होगा एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम एप्सिलॉन आर का मान इनफाइनाइट हो रहा है तो यहां पर रखेंगे तो एफएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 यानी लगने वाला बल क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 यानी माध्यम में जो बल लगेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक पे। हम नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा बहुल आवेशों के कारण यानी बहुत से आवेशों के मध्य क्या है नेक्स्ट टॉपिक बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत, मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए बात क्या आती है समझिएगा। बहुल आवेश मतलब एक आवेश नहीं है कई आवेश हैं। अगर हम टॉपिक से ही समझें तो टॉपिक से हमें समझने में ही आ रहा है कि बहुल आवेश मतलब बहुत सारे आवेश, कई आवेश हैं, इनके बीच यानी इनके मध्य जो बल होता है वह अध्यारोपण के सिद्धांत के माध्यम से लागू होता है। किसके माध्यम से लागू होता है अध्यारोपण के सिद्धांत के माध्यम से लागू होता है। तो अब हम देखते हैं यहां पर एक फिगर बनाते हैं। फिगर जैसे हम बनाते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष यानी एक्स वाई एंड जेड। अब बात आती है ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है मूल बिंदु, हमारा क्या है मूल बिंदु है। अब मान लेते हैं मूल बिंदु से R1 दूरी पर Q1 आवेश है। कितनी दूरी पर R1 दूरी पर कोई Q1 आवेश है। ठीक है, अब यहीं से R2 दूरी पर कोई Q2 आवेश है। क्या Q2 आवेश है। ठीक है, अब यहीं से R3 दूरी पर सपोज दैट
Q3 आवेश है, ठीक है ना। यानी बहुत सारे आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, मतलब बहुत सारे आवेश है। बहुल आवेश मतलब बहुत सारे आवेश। हम यहाँ 3 की बात करते हैं। कितने की बात करते हैं? 3 की बात करते हैं। अगर हम 3 की ही बात करें, ध्यान से देखिएगा, 3 की ही बात करें तो इन तीनों के कारण क्या कहला, बहुल आवेशों के मध्य यानी इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो आइए हम समझते हैं। अगर हम समझे, देखिए ध्यान दीजिए कि हम इसको ले जाएं, इसको मिलाएं और इसको मिलाएं, तो देखिएगा ये चीज ठीक है, ये हमारा एक बिंदु पर मिलते हैं। कहीं कहां मिलते हैं? किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक, तो ये मान लेते हैं कोई क्या है, ये इसको हम मानते हैं Q0 है, और इस पर जो लगने वाला बल है वह हम मान लेते हैं Fm। क्या है? Fm है, ठीक है ना, सॉरी Fm, ये F0 है, ठीक है। अब ये दूरी हम मान लेते हैं कितनी है? R0 है। तो Q2 के कारण ये हो जाएगा F02 हो जाएगा, Q3 कारक हो जाएगा F0। सॉरी, क्या हमने कहा? बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी अपने का मतलब कि यदि कई आवेश एक ही माध्यम स्थिर हो, एक ही जगह स्थिर हो, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो उसके लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया? अध्यारोपण का सिद्धांत दिया गया। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर हम बात करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? क्या कहता है कि किसी एक स्थिर आवेश पर, किसी एक स्थिर आवेश पर, किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों पर, अन्य स्थिर आवेशों पर, अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल उस आवेश पर, उस आवेश पर, उस आवेश पर निकाय के, उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक, निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल के योगफल के, योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है। आइए हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि बहुल आवेशों के कारण, यानी बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत। कहने का मतलब कोई माध्यम है, वहां पर बहुत सारे आवेश स्थिर, वहां पर बहुत सारे आवेश स्थिर हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल यानी जो परिणामी बल होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पर एक अध्यारोपण सिद्धांत पारित किया गया है। अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि इस सिद्धांत के माध्यम से
किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब कि ये जो बल होगा, यानी ये F इक्वल टू जो होगा, F जो परिणामी बल होगा हमारा, यानी जो मेन परिणामी बल होगा F1 अगर मान लें, सपोज दैट हम F1 मानते हैं, तो F1 यानी F1 जो होगा वह F12 यानी पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल प्लस F13 प्लस F14 प्लस डैश कहां तक n आवेशों के कारण, यानी जितने भी n आवेश हैं, जितने भी आवेश लगे हुए हैं, n आवेश अगर हैं तो सारे n आवेशों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? योगफल के बराबर होता है। फिर समझते हैं क्या बताए, किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला जो परिणामी बल है वह उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब F1 जो होगा, जो बल का परिणामी बल होगा, वह पहले यानी पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, पहले आवेश के कारण तीसरे पर लगने वाला बल, पहले आवेश के कारण चौथे पर लगने वाला बल, पहले आवेश के कारण पांचवें पर लगने वाला बल, यानी इस तरह से n आवेशों पर, जितने भी n आवेश हैं, सारे n आवेशों पर लगने वाले बल के परिणाम यानी उनके योगफल के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कहने का मतलब कि इस पर इसका जो परिणामी बल होगा वह शेष सभी आवेशों के योगफल बल के योगफल के बराबर होता है। आइए अब हम समझते हैं, यहां पर इसको फिगर से समझते हैं। अब देखिए, यदि क्या देखें कि जो आवेश है Q1 आवेश, ये क्या है? Q1 आवेश है। यदि Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल, अब देखिए Q2 पर लगने वाला बल, तो यहां ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से Q1 की दूरी कितनी है? R1 है, और मध्य बिंदु से Q2 की दूरी कितनी है? R2 है। तो यहां से अगर ये हम परिणामी बात दूरी निकालें तो ये क्या हो जाएगा? R1 R2 होगा। क्या होगा? R1 R2, सॉरी R12 होगा, R12 होगा, यानी पहले और दूसरे के बीच की दूरी। तो यहां पर लगने वाला बल जो होगा, यानी F जो निकाला जाएगा, तो F यहां पर क्या हो जाएगा? F इक्वल टू यानी F12 पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, तो F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर। F12 कितना हो जाएगा तो आपका? F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2